हेलो एवरीवन। वेलकम टू पंजाब पीसीएस अखाड़ा। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। कि हो गया है, मान लो प्री हो गया अब आपका। अब कई बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पता नहीं है कि आंसर को कैसे अप्रोच करना है। तो एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, क्या बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, ये आंसर राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। फिर बेसिक के बाद कैसे हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं ताकि हमारे मार्क्स बाकी लोगों से ज्यादा आ पाए, क्योंकि रिलेटिव एग्जाम है, आपको बेटर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से है ना, और एडवांस तक कैसे हम अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो होगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने खोलूंगा और कैसे हमें उसको अप्रोच करना था वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके आंसर का। तो अगर पहली बात करें स्ट्रक्चर की, तो आंसर राइटिंग का बिल्कुल बेसिक है। आंसर राइटिंग, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में तीन चीज आपकी होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रो। अब ये इंट्रो डिपेंड करेगा, आज मैं एक क्वेश्चन भी लूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इंट्रो लिखना है ना। तो इंट्रो और इंट्रोडक्शन मैक्सिमम मतलब 3 या 4 लाइन से ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो 4 लाइन का बेसिक सम ऐसे इंट्रोडक्शन हमें देना है। सेकेंड पार्ट आता है इसका बॉडी। और ये जो वर्ड्स लिखे ना, इंट्रो, बॉडी, लास्ट में कंक्लूजन आएगा, ये आपको लिखने नहीं है। ये बस मैं बता रहा हूं कि ऐसे ब्रीफली 3 4 लाइन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको इंट्रो देना है। अब इंट्रो के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, है ना। कुछ हम लिखते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंटरव्यू, कि मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन आ गया, आपको डेटा नहीं पता, डेफिनेशन लिख दिया। प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन बता, बेसिक लिख दिया। ठीक है। उसके अलावा रिसेंट कोई करंट में कोई इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, है ना। और अलग अलग तरीका है, डेटा से हम लिख सकते हैं कि डेटा हो गया, कोई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इसको भी अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर सेकंड पार्ट आता है बॉडी, और थर्ड पार्ट आता है आपका कंक्लूजन। तो ये बेसिक तो आपको फॉलो करना ही है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। हर क्वेश्चन के अंदर, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर ये तीनों एलिमेंट होंगे ही होंगे। किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, सीधा बॉडी पे आ गया, तो कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स या 1 मार्क कटेगा। ठीक है। किसी ने कंक्लूड नहीं किया तो उसको इनकम्प्लीशन की फील आएगी एग्जामिनर को। देखो एग्जामिनर का पेन नहीं रुकना चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। मेरे पास ओरिजिनल कॉपीज भी है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, जिन्होंने पीपीएससी की जो इवेलुएट हुई है। तो उनमें ये हमने देखा है कि जहाँ पे मतलब कोई कटिंग नहीं है, प्रॉपर तरीके से इंट्रो बॉडी कंक्लूजन स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सब हेडिंग डाली है, तो नंबर आराम से मिल रहे हैं वहां पे। जहां पे ही लगा कट पिट हो गया, कुछ इनकम्प्लीट हो गया, तो एग्जाम में लगा यार मौका मिल गया वो नंबर काटने का, नंबर काट लेता हूँ। तो आपको उसको बस मौका नहीं देना है नंबर काटने का, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली वेल लिखना है हमें, बस नंबर काटने का मौका मत देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, उसको बस आप फॉलो करो और आपकी आंसर राइटिंग, आप कोई भी क्वेश्चन को उठाओगे उसका आंसर लिख दोगे, अगर जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहे तो इंट्रो लिखना है आपको क्वेश्चन को, देख जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका इंट्रो लिखना है, उसकी बॉडी और उसका कंक्लूजन। इंट्रो मैंने बता दिया, कंक्लूजन में या तो आप उसको पूरा समराइज कर सकते हो, है ना, कि भाई जो लिखा है उसमें 2 3 पॉइंट में समराइज कर दिया, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन बता सकते हो या वे फॉरवर्ड दे सकते हो। ठीक है। इस तरीके से कुछ इंट्रो कंक्लूजन सर्टेन टॉपिक्स के हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं पहले से, जो करेंगे भी हम प्रिपेयर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, और उसको सीधा सीधा वहां पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिख देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बॉडी, क्योंकि मैक्स ये अगर आपने लिख दिए तो कोई बहुत एडेड एडवांटेज नहीं है, लेकिन नहीं लिखे तो मार्क्स कटते हैं, इसका ऐसा रोल है। लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बॉडी के अंदर, कि आपने बॉडी कैसे लिखी है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आपने सारे पार्ट एड्रेस किए हैं नहीं किए हैं। तो ये जो मेन बात है, क्या आपने क्वेश्चन की डिमांड समझी है या नहीं समझी है, ये सारे पॉइंट्स मैं भी आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं।
तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, वो आपको दिलाएगी आपकी बॉडी कैसी है। अब बॉडी के अंदर और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं आगे अगली स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट करना कैसे अप्रोच आपको, कि कोई भी क्वेश्चन है जैसे मान लो, ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, आपको उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक क्या करना है उसको, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन के साथ ना। पहले मैं सारी चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, वही मैं फिर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, देखो ये चीजें मैंने अप्लाई की है और ये आपको भी करनी है। तो पहला पार्ट क्या था, क्वेश्चन को आप ब्रेक कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट है, कोई क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या करना है, उसको सब पार्ट में ब्रेक कर लो। जैसे मान लो उसके अगर 3 से 4 सब पार्ट में उसको ब्रेक कर लो, कि यार इसका इवोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या था, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, 3 4 सब पार्ट में ब्रेक कर लो, हर एक के अंदर 3 से 4 पॉइंट्स लिख दो, अपने आप ही आपका क्वेश्चन का आंसर फ्रेम हो जाएगा। जब क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है, जब क्वेश्चन इजी है तो सभी को आता है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पूछ लिया, तो उस केस में क्या करना है आपको, डायमेंशंस ज्यादा लिखनी है। आप लिखो, अलग अलग डायमेंशंस लिखो, एग्जांपल्स लिखो, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। जब क्वेश्चन इजी है तो डायमेंशंस, डाइवर्सिटी, एग्जांपल्स, तब आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपको देखना है, पहले क्वेश्चन कर पढ़ते ही उसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 10 11 बातें हैं जो आपको नोट करनी है, जो आपको आंसर करते वक्त ध्यान रखनी है। इसको हम बोलते हैं डूज ऑफ आंसर राइटिंग। तो क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो पार्ट है जो मैंने आपको बोला है, पहला है एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने ये नहीं किया तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे पूरी शीट भर के आते हैं पर फिर उनके मार्क्स फिर भी नहीं आते, बिलो एवरेज आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पूछा था वो ही नहीं लिखा। कहेंगे सर पेपर तो पूरा किया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन अगर इंश्योर करना है, देखो आप सीट तो आप सभी भरेंगे, वो भूल जाओ, वो तो लेवल चला गया कि आपने शीट भरी और आपका सिलेक्शन हो गया। सीट इस टाइम सभी भरेंगे, जिसने क्वेश्चन की डिमांड समझी होगी उसको अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सेकंड जो आपको करना है, वो अपना काम करना है अपनी प्रेजेंटेशन पे, है ना। तो उसमें काफी चीजें आती हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, ठीक है। तो हैंड राइटिंग भी ठीक करना है। और सेकंड जो पार्ट मैं बताऊंगा, दैट इज द मोनोटोनी को ब्रेक करना है। ऐसा नहीं है कि सारे आंसर एक ही तरीके से लिख दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके आंसर शीट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कि एक क्वेश्चन में आपने क्या बना दिया, अगर डिफरेंस पूछा है तो टेबल बना दी, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या बना दिया, अगर क्रोनोलॉजी पूछा है तो ऐसे आपने क्रोनोलॉजी का फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, डायग्राम्स बना दिए, मैप्स बना दिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से कैसे भी करके आपको अपनी आंसर शीट में मोनोटोनी को ब्रेक करना है। एक से लेके लास्ट तक पता चल रहा है सारे क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, वो अवॉइड करना। उससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा तो मार्क्स कम भी दे सकता है, वो एक माइंड सेट थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप मोनोटोनी को ब्रेक करो, तब आपके जब आंसर बहुत डाइवर्स लगेंगे तो उसको लगेगा कि ऊपर वाली कैटेगरी का लड़का है जिसको टॉप पे मार्क्स देने चाहिए मेरे को, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट ही हो गया आपका, ठीक है, एड्रेस द डिमांड, देन मोनोटोनी ब्रेक करोगे। थर्ड आप क्या करोगे, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करोगे। थर्ड यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना। स्ट्रक्चर में क्या था, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। और इसमें क्या मेन बात है आपकी, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर क्या बनानी है आपको, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। अब ये जो सब हेडिंग है ये कैसे पिक करोगे, आप अभी दिखाऊंगा आपको। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में फैक्टर लिखा है तो फैक्टर लिखोगे आप, क्वेश्चन में कॉजेज लिखा है तो कॉजेज लिखोगे, कॉन्सिक्वेंस लिखा है तो कॉजेज कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्वेश्चन से आप क्या करोगे, सब हेडिंग पिक करोगे।
अब जितनी भी सब हेडिंग उसके अंदर बन रही है, 3-4 सब हेडिंग, आप बॉडी के अंदर सब हेडिंग करो, उसको बॉक्स में डालो, अगली सब हेडिंग उसको बॉक्स में डालो, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि भाई मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे या 4 सब हेडिंग पूछी थी, बच्चे ने चारों के चारों को एड्रेस किया है, इनके अंदर इसने एक एक पॉइंट लिख दिया, 3-3 पॉइंट लिख दिए, 2-2 3-3 पॉइंट, तो टिक टिक करते आपको सारे मार्क्स देगा। तो बॉडी के अंदर सब हेडिंग बनाओ क्वेश्चन से, और हर एक के अंदर 3-3 4-4 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन है उसको लिख दो। अगला पार्ट हो गया, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फोर्थ पॉइंट क्या करना है आपको, जो ध्यान रखना है, एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्ट को एड्रेस कर दिया तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा प्राइमरी कोजेस सेकेंडरी कोजेस, आपने प्राइमरी कोजेस ही लिखे, सेकेंडरी कोजेस नहीं लिखे, तो आपको नंबर उसमें कम मिलेंगे। अगर 10 नंबर का है तो कहेगा 5 नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अब 5 नंबर में से आपकी मार्किंग होगी क्योंकि आपने प्राइमरी कोजेस लिखा है बस। तो ये ध्यान रखना, जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को एड्रेस करना। अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करोगे आपके मार्क्स अपने आप ही बढ़ेंगे। देखना, आपको लगे आंसर राइटिंग एक आर्ट है, उसके सर्टेन स्टेप्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो करो, बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तो आपके अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज योर राइटिंग, लेजिबल राइटिंग हो आपकी। ठीक है, प्रॉपर अंडरलाइन कर रखा हो आपने, है ना। कुछ बॉक्स डाल सकते हो, सब हेडिंग को आपने बॉक्स में डाल दिया, अलग से आपकी दिखनी चाहिए कॉपी। एग्जाम्पल्स को आपने सर्कल में डाल दिया, एग्जाम्पल कोई और ट्राइंगल में भी डाल सकते हो। तो जब जब ट्राइंगल आएगा और एग्जाम्पल होगा तो एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा यार, जब भी ट्राइंगल आ रहा है बच्चा एग्जाम्पल लिख रहा है, तो वो टिक टिक करके आपको मार्क्स देगा कि इतनी जगह पे इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो या तो सर्कल लिखना या ट्राइंगल, एक पैटर्न फॉलो करना हो एग्जाम्पल के लिए, तो समझ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया। सब हेडिंग के लिए रेक्टेंगल का समझ जाएगा कोई सब हेडिंग आ गई। मेन पॉइंट के लिए आपने अंडरलाइन यूज की, तो 3-4 क्वेश्चन चेक करने का समझ जाएगा इसका मेन पॉइंट है बच्चे का, इसने अंडरलाइन कर दिया इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। देन हम नेक्स्ट आते हैं, अब आपको और क्या करना है कि आपने बेसिक चीजें कर ली है, तो अब आपको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए जो आगे वाले पॉइंट आएंगे वो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। तो आप क्या लिखो, कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे, हर टॉपिक के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो अर्थक्वेक है तो प्लेट टेक्टोनिक्स उसके अंदर आना ही चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड्स के जो उस टॉपिक के हैं वो कीवर्ड्स आने ही आने चाहिए उसके अंदर। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स लिखो, डेटा लिखो, रिपोर्ट्स को कोट करो, जजमेंट्स लिखो। ये सब चीजें आपके क्या करेंगे, वैल्यू आंसर को एनहेंस करेंगे। और फिर भी आपको अगर एक्सेप्शनली वेल आंसर लिखना है और बाकी बच्चों से और ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए आप पंजाब पीसीएस में स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, तो पंजाब पीसीएस में अगर आपको बाकी बच्चों से और अपनी कॉपी को अलग करना है तो आप डाल लो इसमें पंजाब एंगल। जो भी आपका आंसर चल रहा है बीच में एक बॉक्स बनाओ, आंसर चलने दो अपना कंटिन्यू, बीच में यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो पंजाब एंगल। ठीक है, पंजाब डायमेंशन, पंजाब, कोई भी अलग अलग यूज करना आप इसमें, एक वर्ड यूज मत करना, हमेशा पंजाब एंगल ही लिख दिया। ठीक है, पंजाब केस स्टडी लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर यहाँ पे पंजाब की उस टॉपिक, अगर ग्राउंड वाटर का क्वेश्चन चल रहा है तो ग्राउंड वाटर का क्या है, पॉल्यूशन का कोई चल रहा है तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या कहा है रिपोर्ट पंजाब के बारे में, फॉरेस्ट कवर का चल रहा है तो फॉरेस्ट कवर पंजाब में कितना है। पंजाब एंगल डालो अपने आंसर में जहां जहां पॉसिबिलिटी है। कोई पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसको एग्जाम्पल में डालो आप। ये कॉपी को डिफ्रेंशिएट करेगा आपकी, और ये हम इंश्योर करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में कि आप इन चीजों को ढंग से करो। ये आपके आंसर को बनाएगा एक्सेप्शनल, बाकी सबसे अलग। 8th पॉइंट रहेगा जो आपका, दैट इज पीवाईक्यूज। आंसर लिखने से पहले पीवाईक्यूज देखो। जैसे मैं कल पीडीएफ मैंने रिलीज कर दिया आपकी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की। अब मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पैटर्न देख रहे हो, यार इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए आज तक 4 पेपर में। एक में इटली के बारे में पूछ लिया, एक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, एक में वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछ लिया, एक बार यूएसएसआर के बारे में पूछ लिया, और एक बार भी रिपीट नहीं किया क्वेश्चन को। तो अब चांसेस है कि आने वाले पेपर में या तो अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाएगा या फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो कर ही लो, थोड़ा थोड़ा इनसे मॉडल आंसर से मिल ही जाते हैं। इटली का देख ले, पर इनको मत छोड़ना। ये 2 टॉपिक जरूर करके जाना इस बार, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। यूपीएससी में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, उसके यूपीएससी के सोल्ड पीवाईक्यू भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन पे कंटेंट मिल जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन मिल जाएगा। इस टाइम नोट्स या क्लासेस से कंटेंट बनाने का फायदा नहीं है। इस टाइम जो कंटेंट पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको कहां से, मॉडल आंसर से।
क्योंकि अगर मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन पे आपको नोट्स देता हूं तो नोट्स आएंगे कम से कम 10 से 12 पेज के, उनको पढ़ने समराइज करने में लगेंगे आपको 2.5 घंटे या 3 घंटे। एक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर, पीवाईक्यू सोल्ड, उसके आपको 2 या मैक्सिमम 15 नंबर का 3 पेज मिलेंगे। कुछ 3 पेज में उसमें भी कोजेस भी हो, कुछ टाइमलाइन हो, कुछ थिंकर के नाम हो, कुछ इवेंट्स हो, ठीक है ना, कुछ उससे क्या इंपैक्ट पड़ा वो हो, उसको बस आपने याद करना है पॉइंट 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 पॉइंट, वही आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन के नोट्स तैयार है। ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की इसमें आपको टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट्स। ऐसे आपको टाइम बचाना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, क्योंकि वहां पे लिखने का है ही नहीं। पंजाब पीसीएस में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा, पंजाब पीसीएस में मैनेजमेंट का इशू आएगा, स्पेस मैनेजमेंट। कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल शीट है जिसपे मेरे को 10 नंबर का अपना लिखना है। अब या तो इसको ऐसे मैनेज करो या शीट को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड लिखो, कुछ पार्ट यहाँ पे लिखो, कुछ पार्ट यहाँ पे लिख के अपने आंसर को एड्रेस करो। तो ये स्पेस मैनेजमेंट का जो खेल है ना, वो आपको करना है इसमें प्रैक्टिस। तो बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ के फायदा नहीं है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, उसको प्रॉपर स्पेस कैसे आप लिख रहे हो वो आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस करना है आपको। ये कुछ तरीके अगर आपने इनको फॉलो किया तो पेपर निकलने के चांस है, नहीं रैंडम तरीके से तैयारी करोगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा। 8th हो गया पीवाईक्यूज, आप देखोगे वो आपको फायदा करेंगे। दूसरा थीम का फिर पीवाईक्यू देखा आपने सोसाइटी में, यार यहाँ ग्लोबलाइजेशन से पूछ रहा है, फैमिली से पूछ रहा है, कास्ट से पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो फिर उसको रिपीट करो, उसको ढंग से पढ़ो। ये पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस पता होना चाहिए, या हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, उसमें हम बता देंगे आपको कैसे अप्रोच करना है। 9th पॉइंट है आपका आंसर राइटिंग, ठीक है। कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसको प्रैक्टिस तो करोगे ना आप, तो आंसर राइटिंग करनी ही करनी है आपको। और काफी हमें बच्चे भी आ रहे हैं लगातार हमारे पास कि लास्ट टाइम उन्होंने कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, यहाँ किया, वहाँ प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं हुई, चेक हुई। हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपका आंसर राइटिंग, जो भी आपका आंसर डेली आंसर राइटिंग टेस्ट होगा, विद इन अ डे आपको इवेल्युएट करके देंगे लाइव। कई बार सामने भी आपको आप आओगे तो सामने इवेल्युएट करके हैंड टू हैंड गलतियां बताएंगे आपको, ताकि आपको गलती उसी टाइम पता चले, ना कि आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फीडबैक मिल रहा है तब आप भूल गए आपने क्या लिखा था। तो हमारा टारगेट वैसे तो लाइव ही है जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, बाकी ऑनलाइन में 1 डे के अंदर भी हम इवेल्युएट उसको करके देंगे, ये इंश्योर करेंगे हम आपका। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करनी है, इवेल्युएशन करना ही करवाना है, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा आपकी गलती क्या है। अगर गलती पता नहीं करेगी तो इंप्रूव कैसे करोगे। और वो इवेल्युएटर की भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ठीक है, जैसे हमने भी मालूम, मैंने खुद 5 मेंस दिया यूपीएससी की और बाकी स्टेट पीसीएस के, और बाकी फैकल्टी उन्होंने मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वो लोग आपकी इवेल्युएट करेंगे यूपीएससी खाड़ा पे, ठीक है। अब इसमें देखो आंसर इवेल्युएशन में एक चीज और करनी है, केवल ये नहीं है बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, सॉल्यूशन पढ़ते जा रहे हो, फीडबैक को देख ही नहीं रहे, उसको इंप्रूव ही नहीं कर रहे। तो आंसर लिखना है पहले, वो हमें कॉपी भेजो, सॉल्यूशन पढ़ो, क्या कंटेंट ऐड कर सकते थे वो अपना वैल्यू ऐड करो कंटेंट में, थ्रू द वैल्यू एडिशन करनी है, थ्रू द मॉडल आंसर। और जो फीडबैक आपको मिला है कॉपी चेक होने का, उसको इम्बाइब करो कि यार ये गलती मैंने क्यों की, यहां मैं और कैसे बेटर कर सकता था, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं करनी आपको, ठीक है। दो, अब फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 10th, दैट इज द करंट अफेयर इंटीग्रेशन इन योर आंसर। अपने आंसर को फ्रेश बनाने के लिए, स्टेल ना लगे, उसमें करंट का तड़का लगाओ, कि जो भी उससे रिलेटेड कोई करंट की टॉपिक आ रही है, कोई न्यूज आ रहा है, कोई पंजाब का एंगल है, वो डाल दो, तब ये आंसर आपका पूरा बढ़िया बनेगा। लास्ट पॉइंट और है इसके अंदर, दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये देखो आंसर राइटिंग वैसे तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो, और ये सारे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता दिए। इन पैरामीटर पे अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। जैसे मान लो 10 मार्कर है, तो कोशिश करो 7 से 8 आपके डायमेंशन आए, 7 से 8 आपके पॉइंट्स आए। अब इसमें कर कैसे सकते हो आप, उसको अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में, या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 से 3 पार्ट में। अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया, हर पॉइंट में पार्ट में 3-3 4-4 सब एडिंग 3-3 4-4 पॉइंट लिख दो, अपने आप 6-7 पॉइंट हो जाएंगे। अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है, अगेन 12 से 13 पॉइंट आपके आने चाहिए। फिर क्वेश्चन को डिवाइड कर लो 3-4 सब एडिंग में, अपने आप पॉइंट हर एक में 4-4 5 पॉइंट लिख दो। इस तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 मार्कर में मेरे हिसाब से 7 से 8 होने चाहिए, और 15 मार्कर में 12 से 13 पॉइंट आपको लिखने, तब वो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने बहुत सारी डायमेंशंस कवर किए, नंबर कैसे काटूं मैं इससे। और अगर आपने वो सारी चीजें कर दी, पंजाब एंगल डाल दिया, करंट का डेटा डाल दिया, कोई डायग्राम डाल दिया, तो नंबर मिलने ही मिलने आपको, फिर डायमेंशंस भी दे दी, फिर क्या बचेगा।
और अभी स्टार्टिंग में आंसर को डेवलप करो, सीखो, लेकिन आते आते कोशिश करो कि 10 मार्कर 7 मिनट्स में लिख लेना, 15 मार्कर 11 मिनट्स में। इतना टाइम पे तुम्हें आ जाना चाहिए, टाइम भी आपका इस तरीके से चल रहा है, लेकिन ये हो जाएगा मैनेज। पहले एक बार लिखना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। कोई भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो एक्सीलेंट आंसर लिखता है, वो पहले पुअर ही आंसर लिखेगा, फिर वो एवरेज पे आएगा, फिर अबव एवरेज पे आएगा, फिर वो गुड आंसर लिखेगा, फिर वो एक्सीलेंट आंसर लिखेगा। ये साइकिल है, सबको ट्रेवल ही करनी है, सीधा कोई एक्सीलेंट नहीं कर सकता। अब जितना जल्दी आप करोगे स्टेज पे आओगे उतना जल्दी आपको फायदा। अब मैं एक आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी मैं शीट भी दिखाता हूँ जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। इस तरीके की शीट होगी आपकी, पूरे स्टूडेंट्स का नाम, मार्क्स वार्क्स, ठीक है, पेज नंबर मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल फीडबैक मिलेगा प्रॉपर आपको, किस तरीके से आपने अंडरस्टैंड, मेन बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो फॉलो किया है नहीं किया, स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है नहीं किया, प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या इंप्रूव करना है, हैंड राइटिंग विजिबल है कि नहीं, ठीक है, लेजिबल है कि नहीं, सॉरी, कंटेंट का क्या लेवल है आपका, अटेम्प्ट आपने सारे किए नहीं किए, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। फिर फैकल्टी एडिशनल रिमार्क्स देगी आपको इसके अलावा भी, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल शीट पे प्रैक्टिस कराएंगे। अब यहाँ पे ये स्पेस मैनेजमेंट आपको सीखना है, कैसे करना है वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा। अगर अब मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो हमने सारी बातें की थी अभी तक, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आप इस क्वेश्चन में देखो। अगर मैं आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्चुअली पीवाईक्यू ये पंजाब पीसीएस का, तो आप कैसे इसको लिखते और कैसे इसको अप्रोच करना था वो मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, लाइव एग्जांपल। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, 15 मिनट लो, 10 मिनट लो, 11 मिनट लो, नहीं क्योंकि 15 मार्कर क्वेश्चन है, आइडियली 11 मिनट में होना चाहिए। 15 मिनट बाद आप वीडियो को एक बार पॉज कर लो, आंसर लिख लो, फिर अपना आंसर मैच करना, तब आपको आइडिया लग जाएगा आप किस लेवल पे हो। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है लेकिन आप उसको अप्रोच कैसे करो, वो अप्रोच सीखनी है आपको। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, जो जो मैंने आपको स्टेप बताए थे आपको बस फॉलो करने हैं स्टेप्स को। तो पहला स्टेप क्या था आपका, क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही है और उसके सब पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्राइमरी, तो मैं जब पढ़ता तो मैं इसको पढ़ता एक्सप्लेन द प्राइमरी, प्राइमरी को मैं अंडरलाइन कर लेता, एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी को भी अंडरलाइन कर लेता, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये अर्थक्वेक के ऊपर है। अब अर्थक्वेक के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर उसका पर्टिकुलर थ्रेड पूछा है, दैट इज कॉजेज, और वो कॉजेज भी कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस तरीके से दिमाग में अगर चलेगी बात आपके, तब आप उसी लाइन पे आंसर लिखोगे इन इंडिया, और ये भी नहीं वर्ल्ड में भी नहीं, इंडिया में, ठीक है। व्हाई डू द इंटेंस अर्थक्वेक अकर मेनली इन द हिमालयन रीजन, अगला पार्ट क्या कह रहा है कि हिमालयन रीजन में ही क्यों हो रहे हैं, एंड इन द अंडमान रीजन। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट आ गए कि जो मेजर इंटेंस अर्थक्वेक, व्हाई द इंटेंस अर्थक्वेक हिमालयन रीजन में भी और अंडमान रीजन में क्यों होते हैं। तो मैं जैसे मैंने आपको कहा था क्वेश्चन को पढ़ लो और उसको ब्रेक करो, तो जब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो इसके अंदर 4 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं और मैं चारों पार्ट्स को एड्रेस करूंगा, 1 2 3 और 4। 15 मार्कर का क्वेश्चन है, हर एक में 4 पॉइंट लिख दिए, 16 पॉइंट तो मेरे वैसे ही बन गए। ऐसे पॉइंट जनरेट होते हैं आपके। तो ठीक है, अब मैंने मार्किंग कर ली, अंडरलाइन कर लिया, बॉक्स बना लिए, अब मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स मेरे को एड्रेस करने हैं। अब इसमें कई बच्चे करेंगे केवल प्राइमरी लिख देंगे, सेकेंडरी लिखेंगे, कई केवल अंडमान का लिख देंगे, हिमालय भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है। अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या था, 3 या 4 लाइन में इंट्रोडक्शन आपको खत्म करना है। अब या तो इसमें कोई डेटा लिख सकते थे या कोई डेफिनेशन उस तरीके से लिख सकते थे। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या दे दिया, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट एंड सिस्मिक डेटा अराउंड 60%, 59% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास इज कंसिडर्ड प्रोन टू द अर्थक्वेक। तो डेटा कैसे दिया मैंने, अर्थक्वेक से रिलेटेड दिया है, और मेरा भी डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है ना। ये भी आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू द दिस अकॉर्डिंग टू दिस, वो लिखना है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन है। तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि मेरी गलती नहीं है सर, इसका डेटा है। और दूसरा, एग्जामिनर को लगेगा कि वेल रेड स्टूडेंट है यार, ये इतनी रिपोर्ट पढ़ रखी है इसने। और ब्यूरोक्रेट्स में भी आपको जब डिफेंड करना होता है तो आप खुद नहीं कहते कि मेरे व्यू हैं, आप बताओगे इस रिपोर्ट ने एक आया, इस कमीशन ने एक आया, इस जजमेंट ने एक आया। इसीलिए आपके आंसर में वो चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कोट करो किसी को, ठीक है, जो कि प्रॉपर अथॉरिटी हो। तो ये आपने लिख दिया, इतना एरिया है। फिर दूसरा देखो, अर्थक्वेक इन इंडिया आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय द टेक्टोनिक फोर्स। इंट्रोडक्शन में ही आपने कौन सा वर्ड डाल दिया, टेक्टोनिक फोर्स, और ये क्या है इसका कीवर्ड, क्योंकि जिसने अर्थक्वेक का अगर आंसर लिखा और उसमें टेक्टोनिक वर्ड नहीं आया तो कीवर्ड तो उसने मिस ही कर दिया। अब आपने एग्जामिनर को बता दिया सर मैं ज्योग्राफी का आंसर लिख रहा हूँ,
ज्योग्राफी में आंसर लिखने का मतलब है ज्योग्राफी के वर्ड आने चाहिए और एग्जाम्पल आने चाहिए। अगर आपके आंसर में ज्योग्राफिकल टर्म्स नहीं है और एग्जाम्पल्स नहीं है तो आपने वो ज्योग्राफी का आंसर लिखा ही नहीं। फिर तो ज्योग्राफी में मैप, डायग्राम और कीवर्ड्स और एग्जाम्पल आने ही चाहिए, ये बेसिक बातें हैं। पॉलिटी का आंसर है रिपोर्ट्स, ठीक है, सेकंड एआरसी, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सब आने ही चाहिए। तब वो आर्टिकल्स हो गए, कोई अगर लॉ है वो कोट कर दिया, तो ये सब आने चाहिए। तो थीम होती है हर एक की, इसमें ये आना ही चाहिए, तब वो जाके बनता है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ बना दिया, ठीक है, कोई रिपोर्ट कोट कर दिया है कोई, तो ये सब चीजें हर एक की थीम अपने को आइडेंटिफाई करनी है। कीवर्ड आ गए इसके अंदर, बट दे कैन ऑल्सो अराइज, तो आपने बताया कि मल्टीपल एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पे होता है जो कि प्राइमरी कोर्स है, बट दे कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम द नॉन टेक्टोनिक जो कि सेकेंडरी ट्रिगर है। तो क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी पूछा था, तो इंट्रोडक्शन में आपने वही वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, तब एग्जामिनर को लगा बिल्कुल रेलिवेंट इंट्रोडक्शन लिखा है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। यहां मैंने इसको बॉक्स में डाला, आपको बॉक्स में डालना है इसको, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए पहली सब हेडिंग आ गई, यानी कि प्राइमरी कॉजेज का पहला पार्ट बच्चा एड्रेस करेगा। फिर नीचे लिखो 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट्स देने आपको, 4 से 5 काफी है कि सर ये कॉजेज है इसके, और उसी के साथ उसका एग्जाम्पल डाल दो कि ये कॉजेज था, ये एग्जाम्पल है, ये कॉजेज, ये एग्जाम्पल। देखो तो मैंने प्राइमरी कोज लिखा, ठीक है, इसका बता दिया प्राइमरी कोज क्या होता है, एक लाइन में 4 टाइप के बता दिए प्राइमरी कोजेज। ऐसे होते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हो सकता है वेल्कोनिक, क्योंकि डायग्राम भी जरूरी है, साइड में डायग्राम बनाऊंगा इसको मैं, और यहाँ पे अपने आंसर को लिखूंगा फिर मैं। तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट क्या होता है, तो ठीक है, उसके बाद बताऊंगा सर यहाँ पे, क्योंकि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट, क्योंकि इंडिया का ही पूछा था, ठीक है, तो हिमालयन का इंडिया का भी दे सकते हैं हम, इसका नहीं आता तो वर्ल्ड का बता दो। अब जैसे मान लो वोल्केनिक एक्टिविटी है, उसमें मैंने दे दिया आपका निकोबार रीजन का, ये इंडिया का एग्जांपल हो गया। अगला हो गया फोल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग के कारण, ये उत्तराखंड का। तो अगेन करना क्या है, कोज देना है, ये प्राइमरी कोज का ये फैक्टर एक कोज है, इसका एग्जांपल, कोज एग्जांपल, ऐसे करते करते जितने आप लिख सकते हो उनको आपको लिखना है। फिर सेकंड सब हेडिंग मेरी क्या आएगी आपकी, सेकेंडरी कोजेज ऑफ द अर्थक्वेक। इसको मैं बॉक्स में डालूंगा, बताऊंगा थोड़ा सेकेंडरी क्या है, कि रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी होती है, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो आप पढ़ के मॉडल आंसर सारे मिल जाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ तरीका क्या था। उसमें आपने फिर इंडिया का एग्जांपल दिया, कोयना डैम में देखा गया था। माइनिंग कहाँ देखी गई थी, आपकी झरिया कोल फील्ड्स में देखी गई थी। तो आपने पॉइंट लिखा, उसका एग्जाम्पल दिया, पॉइंट लिखा, अपना एग्जाम्पल दिया, तो 2 हेडिंग आपकी कवर होगी। थर्ड हेडिंग क्या थी आपकी, कि हिमालयाज में वाई इंटेंस अकर इन द हिमालयाज। ऐसे ही 4-5 पॉइंट आपने हिमालयाज के लिखे, उनके एग्जाम्पल दिए, एक डायग्राम बना दिया उसका, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, अंडमान निकोबार में वाई इंटेंस अकर इन द अंडमान रीजन, ठीक है, या फिर वाई भी ना लिखो, आप लिखो इंटेंस अर्थक्वेक इन द अंडमान रीजन, वाई से हटा दो, इंटेंस लिख के इंटेंस अर्थक्वेक इन द अंडमान रीजन, क्या आप रीजन दोगे, भाई एक्टिव कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, फिर प्रेजेंस ऑफ सुंडा ट्रेंच है, ये लिख दो। ऐसे आपने चारों पार्ट अपने कर दिए, एक डायग्राम बना दिया। चाहे डायग्राम ये ना भी बनाओ, ऊपर आपने बना दिया एक हिमालय का और एक टेक्टोनिक, तो भी काम चल जाएगा। 15 मार्कर में 2 डायग्राम, 10 मार्कर में 1 डायग्राम, काम चल जाएगा। फिर लास्ट में कंक्लूड करोगे, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम टाइप में है तो सॉल्यूशन बताओगे कि ये हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपके सारे पार्ट जो भी एड्रेस थे वो आपने कर दिए इसके। अब कोई ऐसा पार्ट लग रहा है कि कोई पंजाब से अगर रिलेटेड है, उसमें पंजाब एंगल डाल देना, ठीक है। ये चीज चैलेंज इसमें यही आएगा कि उस शीट में कैसे मैनेज करोगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे। जब आप आंसर राइटिंग इसको लिखोगे तो लाइव जब आपको इवैल्यूएशन करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसको ऐसे आपको मैनेज करना था। अब इसी की प्रैक्टिस के लिए भी हम जो कोर्स हमारा चल रहा है आंसर राइटिंग का, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये हमारा आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है। अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं 16 दिसंबर से, ठीक है। जिनके अभी टाइमिंग वैसे तो मैं कहूंगा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन ही ऐसे किया है कि आपका रोज एक टॉपिक कंप्लीट होगा, तब आप मान लो 26 फरवरी के राउंड अपना सारा कंप्लीट कर लोगे। अगर आप बीच में मिस करोगे तो आपका सिलेबस क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, लाइव आंसर इवैल्यूएशन आपके सामने इवैल्यूएट करेंगे आंसर को, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाएंगे आपको, और फुल लेंथ टेस्ट भी है इसके अंदर। तो इसके अंदर 14 फुल लेंथ टेस्ट है आपके, और 35 के राउंड डेली आंसर राइटिंग भी है। तो इस तरीके से हमने टेस्ट डिवाइड कर रखे हैं आपके, कि पहले आप 16 को एक टेस्ट दोगे, टॉपिक दे दिया वो पढ़ के आओगे, फिर सेकंड को एक अगला, 17 को अगला टेस्ट दोगे, 18 को अगला टेस्ट दोगे, फिर 19 को पंजाब हिस्ट्री का टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे और टेस्ट दोगे, उसमें हम आपको इंप्रूवमेंट बताएंगे। फिर आपके एफएलटीज होंगे, ठीक है, जिस बीच में एक पंजाबी का आ गया,
फिर ऐसे सेक्शनल टेस्ट, जैसे पेपर 1 होगा, पेपर 1 का एक एफएलटी आ जाएगा। तो ऐसे करते करते बीच बीच में 7 एफएलटीज हो जाएंगे आपके सातों पेपर के, डेली आंसर राइटिंग हो जाएगी। और फिर कंप्लीट जब आप डेवलप कर लोगे अपनी स्किल आंसर राइटिंग वाली, तब एक साथ आपके फिर 7 एफएलटीज और टोटल एक साथ, जैसे पंजाब पीसीएस में आते हैं हर एक दिन एग्जाम होता है 19-20, इस तरीके से 26 फेब तक सारा। इस प्रोसेस में आप लगभग 500 से ज्यादा आंसर लिख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, वो टॉपिक कवर हो जाएंगे, मॉडल आंसर मिल जाएंगे आपको, आंसर लिखना आ जाएगा। देखो मेंस तब क्लियर होता है, क्वेश्चन देखा आपने और उसके आपके 6-7 पॉइंट दिमाग में जनरेट हो गए कैसे, और आपको उसमें लिखना है। अगर आपकी ये स्पीड आ गई है तो उस साल समझ लो आपका मेंस क्लियर हो रहा है। तो ये हम आपकी डेवलप कराएंगे थ्रू द रिगरस प्रैक्टिस। क्लासेस बहुत ज्यादा करके, नोट्स बहुत ज्यादा पढ़ के उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। टॉपिक लो लिमिटेड, ये टॉपिक है, ये थीम है, उसके 7-8 पॉइंट याद करो, उसको लिखो एग्जाम के अंदर। ये तरीके से मेंस थोड़ा जल्दी कवर होगा, और यही सारा हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी खाड़ा ऐप है हमारी, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, या नंबर है नीचे, इस पे आप 9310521990 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प होगी आंसर राइटिंग में। ठीक है, और कोई आपको डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।